हाँ, पहली बार जुल्मी ने समझदारी की और सही बात की है। बात बहुत गंभीर हो चुकी है। ये खेल अब खुलेआम हो रहा है, ये छल अब खुलेआम हो रहा है और हम सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इतना कहकर तारा अपने मन में सोचने लगी, अब मुझे जल्द से जल्द हवेली जाने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि इस घर में ऐसा क्या है जो इसे बंजारन से जोड़ रहा है। क्यों यहाँ बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं? जुल्मी के ये कहने के बाद कि अब मामला बहुत गंभीर हो गया है, तारा ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, अब हम सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इतना कहकर तारा अपने मन में बोली, अब मुझे जल्द से जल्द हवेली जाने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि इस घर में ऐसा क्या है जो इसे बंजारन से जोड़ रहा है। क्यों यहाँ बार बार ऐसी चीजें हो रही? तारा के मिल जाने और ध्रुव के होश में आ जाने से अब सबको काफी राहत थी। पिछली रात से लेकर अब तक हर एक सेकंड विकी और बाकी सबके लिए बहुत मुश्किलों से भरा था। विकी ने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, माना यहाँ बहुत सी मुश्किलें हैं और अब तो हर एक कदम पर परेशानियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन सच कहूं तो जितना डर मुझे अपने दोस्तों को मुसीबत में देखकर लगा, इतना डर मुझे आज तक कभी नहीं लगा। पहले जुल्मी के घर के बाहर वो चिन्ह, फिर ध्रुव का इस तरह बेहोश होना, फिर तारा का गायब होना, एक के बाद एक चीजें ऐसी होती गई कि हमें समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब जबकि सब ठीक है, लग रहा है कि हम सब साथ मिलकर इसका मुकाबला कर लेंगे। विकी की बात सुनकर जुल्मी बोला, सब ठीक नहीं है, हमारे सर पर तो अभी भी मुसीबत मंडरा रही है। एक तारा जी उम्मीद थी, लेकिन जो काम वो करने गई थी वो भी नहीं हो पाया। अब तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा। हम बताएं, हमको लगता नहीं है कि अब हम ज्यादा दिन के रेस्ट हैं दुनिया में। जुल्मी के इस तरह घबरा कर बोलने पर तारा जल्दी से बोली, जुल्मी, वो गेस्ट होता है, रेस्ट नहीं। दूसरी बात, हमारी कोशिश एक बार नाकामयाब रही है, बार बार नहीं होगी। और अभी मैं हवेली जा रही हूँ पुजारी जी से बात करने। कल ध्रुव की बेहोशी की वजह से हम जितने परेशान थे, उस हालात में आगे की कोई बात नहीं हो पाई थी। लेकिन अब क्योंकि ध्रुव ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि पुजारी जी से मिलकर आगे का डिस्कशन करो। ऐसे समय नहीं बर्बाद किया जा सकता। मैं बस थोड़ी देर में हवेली जा रही हूँ, तुम लोग ध्रुव का ध्यान रखना। कल से जिस तरह का माहौल था, उसे देखकर विकी ने सबका मूड ठीक करने के इरादे से तारा के इस तरह जुल्मी को समझाने पर उसको गौर से देखता हुआ बोला, तारा, तुम तो मेरी भाषा बोल रही हो। अब तक जुल्मी का एक टीचर मैं था, अब तुम भी हो गई हो। अब मुझे पूरा यकीन है इसकी शानदार अंग्रेजी जरूर सुधर जाएगी। विकी की इस बात पर जुल्मी ने उसे धीरे से कोहनी मारते हुए कहा, ज्यादा लहराइए मत, नहीं तो अभी आपका पोल पट्टी खोल देंगे। जुल्मी की इस धमकी पर विक्की सकपकाकर बोला, अरे तू तो भावुक हो रहा है यार, मजाक भी नहीं समझता। एक तरफ जहां ये लोग अपनी नोकझोंक कर रहे थे, आगे की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं ध्रुव की नजर लगातार अनन्या पर बनी हुई थी और अनन्या ध्रुव से नजरें चुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्रुव का सामना नहीं करना चाहती है। तारा तैयार होने के लिए चली गई। विक्की ने ध्रुव को आराम करने के लिए कहा और जुल्मी ध्रुव के पास ही बैठ गया ताकि उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो लाकर दे सके। छलावा ने भी ध्रुव से कहा कि वो काफी वक्त से अपने घर नहीं गया था और पिछले कुछ दिनों से उसका ज्यादातर वक्त विक्की के यहाँ ही बीत रहा है, तो वो अपने घर होकर आ रहा है और चला गया। अनन्या भी चुपचाप वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई। ध्रुव की नजर जो लगातार अनन्या पर थी, अनन्या के वहां से जाते ही ध्रुव अपने मन में बोला, सबने देखा था अनन्या को मेरे साथ, फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो वहां नहीं थी? कि अनन्या के साथ हो क्या रहा है? कहीं अनन्या किसी मुश्किल में तो नहीं? लेकिन अगर उसे कोई परेशानी है या कोई बात है तो वो हमसे शेयर कर सकती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है पाली आकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। कहीं इन सब का असर अनन्या के दिलो दिमाग पर तो नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां ध्रुव ये सोच रहा था कि इन सब का असर अनन्या के दिमाग पर हो रहा है, इसीलिए इतना अजीब व्यवहार कर रही है, वहीं अनन्या अपने कमरे में आकर गुस्से में सारी चीजें इधर उधर फेंकती हुई बोली, इस तारा को क्या लगता है कि वो जो चाहती है वो कर लेगी? कुछ देर बाद जब अनन्या का गुस्सा शांत हुआ तो वो कमरे में लगे आईने के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने आप को एकटक उस आईने में देखती हुई बोली, मुझे तुमसे सहानुभूति है,
तुम्हारे साथ इस गांव में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मुझे लगता है कि तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन तुम जिस तरीके से चीजें कर रही हो, जो खेल खेल रही हो, उससे उन लोगों को भी नुकसान हो रहा है जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे क्यों माध्यम बना रही हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? मैं जानती हूं तुम मुझे वो सब दिखाती हो जिससे मुझे पता चले कि मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, उन पर मुसीबत आने वाली है, ताकि मैं तड़पूं। मैं अपने दोस्तों की जान बचाने की कोशिश करूं, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो सकती। तुम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही हो कि मैं अपने दोस्तों से भी खुलकर बात नहीं कर पा रही हूं। मुझे हर वक्त घुटन हो रही है। मैं ध्रुव के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, उसके साथ मुझे सिक्योरिटी महसूस होती है। मैं उसके पास बैठना चाहती हूँ, उससे बातें करना चाहती हूँ, ताकि मेरे भीतर जो ये बेचैनी है वो खत्म हो सके, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकती। सबकी जिंदगी के साथ खेलने के लिए तुम मुझे अपने खेल का मोहरा नहीं बना सकती हो। आईने में अपने आप को देखती हुई अनन्या की आंखों से आंसू के साथ साथ ये शब्द भी अपने आप निकलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले काफी वक्त से अनन्या ने इन सारी चीजों को अपने भीतर कैद करके रखा हो। जैसे वो समझ रही थी और उसे पता था कि ये सब क्या है और कौन कर रहा है, और आज उसके भीतर के सारे गुबार बाहर निकल रहे थे। दूसरी तरफ तारा सुमेर की हवेली जाने के लिए निकल गई थी। कुछ ही देर में तारा सुमेर की हवेली में खड़ी थी। सुमेर शायद किसी काम से बाहर जाने के लिए निकल रहा था, लेकिन तारा को आता देखकर वो जीप से उतर गया और हैरानी से बोला, तारा, तुम यहां अचानक? सुमेर के ऐसे हैरान होने पर तारा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था? तो ठीक है, मैं जा रही हूं। तारा के शरारती अंदाज पर सुमेर हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरी बातों का मतलब निकाल रही हो। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि कल तुम जिस तरह से परेशान थी, मुझे लगा कि तुम अभी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। अगर तुम आना ही चाहती थी तो खबर भिजवा देती, मैं खुद आ जाता तुम्हें लेने। सुमेर के इस तरह बोलने से तारा मुस्कुराती हुई बोली, ध्रुव बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ चुका है और मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार अंकल से चलकर मिल लूं, उनका हालचाल भी पूछ लूं। कल से अब तक कितना कुछ हो गया कि सच कहूं मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही थी, और ऐसे में मुझे लगा कि मैं अंकल के साथ कुछ वक्त रहूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। तारा के इस तरह से बोलने पर सुमेर जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रही हो, बल्कि मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझसे ज्यादा बाबा को खुशी होगी तुम्हें फिर से देखकर। आओ, बाबा भीतर ही हैं। इतना कहकर सुमेर तारा को भीतर ले ही जाने लगा कि तारा ने उसे रोकते हुए कहा, आप शायद कहीं जा रहे थे, आप चाहें तो जा सकते हैं, मैं अंकल से मिल लूंगी और पूरी हवेली भी घूम लूंगी। तारा ने ये सब बातें जितने अपनेपन से कही थी कि सुमेर उसे मना नहीं कर पाया और बोला, हाँ ये बात भी है कि तुम्हारा घर है, तुम अपने हिसाब से जाओ, बाबा से मिलो, घूमो हवेली में। पिछली बार भी तुम आई थी तो पूरी हवेली नहीं देख पाई थी। मैं चलता हूँ, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा। इतना कहकर सुमेर चला गया। सुमेर के जाते ही तारा ने सुकून से सांस लेते हुए कहा, हाँ, माफ करिएगा सुमेर, अगर आप यहां रहते तो शायद मैं अंकल से वो सारी चीजें नहीं पूछ पाती जो मैं पूछने आई हूं, और मैं उस तसल्ली के साथ पूरी हवेली को नहीं देख सकती थी जिस तसल्ली से मुझे इसको देखने की जरूरत है। सुमेर की जीप जैसे ही हवेली के गेट से बाहर गई, तारा जल्दी से ठाकुर सज्जन सिंह के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के दरवाजे पर जाकर तारा ने देखा सज्जन सिंह अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और छत की तरफ देख रहे थे। तारा धीरे से चलती हुई उनके पास जाकर बैठ गई और उनके हाथ को अपने हाथों में लेकर बोली, अंकल, आप ठीक हैं? तारा की आवाज से सज्जन सिंह तारा की तरफ देखने लगे और उन्होंने अपनी पलकें झपकाई। तारा उन्हें देखकर समझ पा रही थी कि उसे वहां देखकर सज्जन सिंह को बहुत अच्छा लगा है। तारा बहुत अपनेपन से बोली, हाँ हाँ, मुझे पता है आप मुझे यहाँ देखकर खुश हैं, और सच कहूं तो मुझे भी आपके साथ ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पापा के ही पास बैठी हूँ। तारा की मौजूदगी से सज्जन सिंह की आंखों की चमक बता रही थी कि वो इस अपनेपन से भावुक हो रहे हैं। तारा सज्जन सिंह के कमरे में एक नजर घुमाती हुई बोली, अंकल, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी। आप बस अपनी पलकें झपकाकर
हाँ या ना में तो बता सकते हैं ना। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? और तारा ने देखा सज्जन सिंह ने अपनी पलकें झपका दी। उनके इस तरह पलक झपकाने पर तारा बोली, बस 1 मिनट। इतना कहकर तारा जल्दी से गई और वो कमरे के दरवाजे को बंद करके वापस आ गई और बोली, मैं आपसे जो पूछने वाली हूँ, मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है और ये बात मैं अभी पुजारी जी और सुमेर से भी नहीं कहना चाहती। तारा ने गौर किया कि सज्जन सिंह तारा की बातों का मतलब शायद समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी नजरों में एक अनजाना भाव था। कुछ देर रुकने के बाद तारा ने आगे पूछा, आप विक्की से तो मिले हैं ना? विक्की इसी गांव का है और अंकल, मैंने विक्की के पापा की तस्वीर देखी कल की रात में, और उनकी तस्वीर मैंने आपकी हवेली में भी देखी है। आपके और आपके कुछ खास लोगों के साथ वो भी शामिल थे। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? तारा के इस सवाल पर सज्जन सिंह तारा की तरफ देखते रहे बिना पलके झपकाए। तारा को लगा शायद सज्जन सिंह कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और इससे पहले वो कुछ बोलती, सज्जन सिंह अपनी पलके जल्दी जल्दी झपकाने लगे। उनके इस तरह पलके झपकाने पर तारा को एक उम्मीद की किरण दिखी और वो बोली, क्या विक्की के पापा आपके लिए काम करते थे? और तारा के इस सवाल पर भी सज्जन सिंह ने अपनी पलके झपकाकर अपनी सहमति दिखाई। सज्जन सिंह के बार बार हाँ में जवाब देने से तारा की उम्मीद बढ़ती जा रही थी, और अब उसने वो सवाल पूछा जिसे सुनकर सज्जन सिंह के रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि शायद वो जिस चीज को भूलने की कोशिश कर रहे थे, तारा ने एक बार फिर उसका जिक्र कर दिया। तारा ने पूछा, अंकल, क्या किसी भी तरीके से उनका बंजारन से लेना देना था? या वो बंजारन को जानते थे, या कुछ ऐसा जो उन्हें बंजारन से जोड़ती हो? क्योंकि मैंने उस घर में महसूस किया है उसकी मौजूदगी, उस घर की हवाओं में। ऐसा लगता है जैसे हम उस कुएं के इर्द गिर्द ही हैं। तारा के इतना बोलते ही सज्जन सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ दिखने लगा। उनके चेहरे पर पसीने की बूंद चमकने लगी और उनकी सांसें तेज होने लगी। तारा इस चीज के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सज्जन सिंह की इस हालत से वो घबरा गई और वो जल्दी जल्दी उनके हाथ को सहलाकर बोली, आप डरिए नहीं, मैं हूं यहाँ, आपको कुछ नहीं होगा। देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं सब ठीक कर सकूं। उसके बाद तारा बंजारन की झोपड़ी में जाने से लेकर अब तक की सारी बातें बताती चली गई, और साथ में ये भी बोली कि वो उस चंदन के डिब्बे की तलाश में है जिसमें बंजारन के नाखून और बाल हैं। लेकिन सज्जन सिंह तो जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहे थे। वो अब भी डरे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों के सामने कोई खौफनाक मंजर चल रहा हो। तारा को जब यकीन हो गया कि ऐसे काम नहीं बनने वाला है, तो उसने सोचा कि वो इस बात को यहीं छोड़ दे और खुद से कोई कोशिश करे, क्योंकि अगर इन सब सवाल जवाब से सज्जन सिंह की तबीयत बिगड़ गई तो फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उसने आगे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा और वहीं टेबल पर रखे गिलास और चम्मच से उन्हें पानी पिलाने की कोशिश करने लगी ताकि उन्हें थोड़ी सी राहत महसूस हो। पानी पीने के बाद सज्जन सिंह थोड़े से सुकून में नजर आ रहे थे। उसके बाद तारा इधर उधर की कुछ बातें करके उनका मन बहलाने की कोशिश करने लगी, और जब उसे लगा कि अब सज्जन सिंह ठीक है तो तारा उनसे बोली, ठीक है अंकल, तो अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। इतना कहकर तारा वहां से जैसे ही उठकर जाने लगी, उसके कदम जहां थे वहीं जम गए, क्योंकि उसने देखा सज्जन सिंह ने अपनी एक उंगली के सहारे तारा की उंगलियों को फंसा रखा है, जैसे वो उसे रोकना चाहते हो। तारा हैरानी से पीछे पलटी और उसने सज्जन सिंह के हाथों की तरफ देखा, और वो चौंकते हुए सज्जन सिंह को देखकर बोली, अंकल, क्या आपने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है? मतलब आपके शरीर में हरकत हुई है? ये कहते हुए तारा जितनी हैरान थी उतनी खुश भी नजर आ रही थी, और सज्जन सिंह ने अपनी पलकें झपकाकर अपनी सहमति जता दी थी। ये देखकर तारा वापस उनके पास बैठ गई और उनकी तरफ देखकर बोली, आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं ये जानकर कि आपके शरीर में हरकत हुई है। मैं अभी सुमेर को बुलाती हूँ। मुझे लगता है सुमेर की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि उसके बाबा ठीक होने लगे हैं। लेकिन इससे पहले तारा जाती सज्जन सिंह ने एक बार फिर उसे रोक लिया। इस बार तारा हैरानी से बोली, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? और सज्जन सिंह ने अपनी पलकें झपकाई, जिसे देखकर तारा वापस बैठ गई और वो कुछ सोचती हुई बोली, क्या
विकी के पापा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तारा के इतना कहते ही सज्जन सिंह बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगे। तारा आगे बोली, जब बंजारन को जल समाधि दी गई थी उस वक्त भी विकी के पापा आपके साथ थे? तारा के इतना कहते ही सज्जन सिंह ने अपनी पलकें झपकाई और तारा हैरानी से बोली, तो इसका मतलब मैं उसके नाखून और बाल की जो डिब्बी ढूंढ रही हूँ उससे उनका कोई लेना देना है? और इस बार भी सज्जन सिंह ने अपनी सहमति जता दी। ये बात तारा के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं थी। उसने आगे जल्दी से पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि वो डिब्बी इस वक्त कहाँ है? इतना कहकर तारा गौर से सज्जन सिंह के चेहरे की तरफ देखने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।